हेलो फ्रेंड्स। तो हमने स्टार्ट किया था इसके 18 का मई आफ्टरनून का पेपर। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आज आगे पढ़ेंगे। विच एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन। तो कौन सा एंटीबायोटिक न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन के साथ इंटरफेयर करता है? तो वो हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, जेंटामाइसिन। ये रट्टे वाली चीज़ है, रट लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर? वो है वार्थिन ट्यूमर। ये मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है और किस चीज़, सलाइवरी ग्लैंड्स का है। ग्रोथ स्पर्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू फैक्टर्स रिलीज्ड फ्रॉम। ग्रोथ स्पर्ट जो होती है प्यूबर्टी के ऊपर, मतलब प्यूबर्टी पे अचानक से ग्रोथ की हमारे पास रैपिड ग्रोथ होती है, उसको कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट। वो क्यों होता है? वो हाइपोथैलेमस से फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं। हाइपोथैलेमस से जो हमने कहा था मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनको हम कह रहे थे रिलीजिंग फैक्टर्स या रिलीजिंग हार्मोन्स। तो प्यूबर्टी के ऊपर जो हमारे पास GnRH होता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, GnRH या GnRF भी इसको कहते हैं। तो इसकी हमारे पास ज़्यादा मकदार रिलीज़ होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होता है एट प्यूबर्टी। तो ये फिर जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वहाँ से रिलीज़ करवाता है क्या, FSH और LH। और ये FSH LH जाके टेस्टिस और ओवरीज पे एक्ट करते हैं, वहाँ पर स्पर्म और एग की प्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं, लिबिडो वगैरह को इंक्रीज़ करते हैं, और भी बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये सब फंक्शंस ये करते हैं। तो इसी वजह से ठीक है कि ये हमारा हार्मोन्स या फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं हाइपोथैलेमस से, वो फिर ग्रोथ स्पर्ट करवाता है। इसके अलावा हाँ, ग्रोथ को फिर रैपिड ग्रोथ भी करवाता है। ग्रोथ हार्मोन, अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी हमारे पास क्या होता है, वो रिलीज़ होता है, वो भी ज़्यादा मकदार में रिलीज़ होता है एट प्यूबर्टी। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये भी हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, ग्रोथ हार्मोन वहाँ से रिलीज़ करेगा। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली भी ग्रोथ करवाता है, और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन लिवर में जाके ये एक हमारे पास और हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है, जिसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या फिर सोमेटोमीडियन सी। तो ये हमारे पास ये जो है ये फिर मज़ीद ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली भी थोड़ी बहुत ग्रोथ करवाता है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ ये करवाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और सोमेटोमीडियन सी, जो कि लिवर से रिलीज़ होता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन। तो प्यूबर्टी के ऊपर ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होगा, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, फिर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, उसकी वजह से फिर ग्रोथ हमारे पास रैपिड ग्रोथ होगी। ये भी हमारे पास ये फिर हमारे पास रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और ग्रोथ करवाते हैं प्यूबर्टी के ऊपर। उसके बाद आगे है डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, डॉक्टर परफॉर्म रेटिनल लेजर फोटोकोगुलेशन। डायबिटिक रेटिनोपैथी जब होती है जिसमें रेटिना डैमेज होता है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया और एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, लेज़र फोटोकोगुलेशन होती है। अब लेज़र फोटोकोगुलेशन में कौन सा लेयर, कौन सा पार्ट, अब लेज़र फोटोकोगुलेशन में कौन सा लेयर डैमेज होता है रेटिना का, किसको हम लोग डैमेज करते हैं, आउटर लेयर ऑफ रेटिना को। पेशेंट प्रेजेंटेड विद रिमेटिक फीवर एंड एंडोकार्डाइटिस ऑन डिस्चार्ज द ड्रग टू बी प्रेजेंटेड फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल। रिमेटिक हार्ट डिजीज़ को लाइफ लॉन्ग हम लोग बेंजीथीन पेनिसिलिन देते हैं मंथली, ठीक है। तो वो कौन सा ट्रीटमेंट होगा, बेंजीथीन पेनिसिलिन। बेंजीथीन पेनिसिलिन मंथ में एक बार लगाना होता है, इंजेक्शन है, IM लगता है इंट्राग्लूटियल। तो इसका आंसर यही है, ठीक है, बेंजीथीन पेनिसिलिन। पेशेंट प्रेजेंटेड विद रिमेटिक फीवर सिंगल डोज ऑफ विच ड्रग शुड बी गिवन, यही है हमारे पास बेंजीथीन पेनिसिलिन। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है बेंजीथीन पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट्स हम IM लगाते हैं मंथली, या फिर फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन ओरली देते हैं 250 mg 12 हार्ली BD में। लेकिन अगर एलर्जी हो टू पेनिसिलिन फिर सल्फाडायाजिन या एरिथ्रोमाइसिन को भी यूज़ कर सकते हैं। Girl has severe abdominal pain and vomiting from 3 hours, cause is enterotoxin। हाँ, अब एब्डामिनल पेन और वोमिटिंग हो रही है, इसका मतलब कोई टॉक्सिन है जो कि GIT को, स्टमक और इंटेस्टाइन को क्या कर रहा है, स्पेशली स्टमक को हमारे पास इरिटेट कर रहा है। तो जो टॉक्सिन स्टमक को या GIT को इरिटेट करते हैं उनको हम कहते हैं एंटीरोटॉक्सिन। एंटीरो मीन्स GIT, ठीक है, गट। Hydrocarbon was given, this will work as initiator in the process, the initiator work as। initiator नाम से जाहिर है
इनिशिएट करने वाला, स्टार्ट करवाने वाला, बिगिनिंग करवाने वाला। तो ये हमारे पास इनिशिएटर असल में क्या होते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं। किस तरह से डैमेज करते हैं? इनिशिएटर जो होते हैं वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इस वजह से उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो किस चीज़ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे? जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उनको फिर हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे, दो तरह की चीज़ें थी, एक को हम कह रहे थे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, वो एटम्स या वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो कौन से कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हों, जिनके अंदर मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इस वजह से पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस वजह से इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस का यहाँ पर मतलब क्या है? एटम का जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस का मतलब है प्रोटॉन, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस। तो वो कंपाउंड जो कि प्रोटॉन सॉरी प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं या उन एटम्स को, उन कंपाउंड्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉरी न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो कि न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको फिर हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब देखें, अब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनिशिएटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है, उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर, इस वजह से वो प्रोटॉन को या पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये अट्रैक्ट किसको करते हैं? ये अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्जेस वाले को, न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्जेस वाले को। तो जो इनिशिएटर होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो अट्रैक्ट करेंगे किसको? न्यूक्लियोफाइल को, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास कौन से होते हैं? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इनको, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो इनको फिर डैमेज करते हैं। काजेज परमानेंट डीएनए डैमेज है एंड आर रैपिड, और ये रैपिड होता है और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है, एंड हैज़ मेमोरी भी इनका होता है। लेकिन प्रोमोटर्स क्या होते हैं? वो हमारे पास इनिशिएट नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रोमोट करते हैं सेल डिवीजन को। दे डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन डीएनए एंड काजेज क्लोनल एक्सपेंशन है, ठीक है। आप ऑलरेडी पहले से हमारे पास जो सेल्स बन चुके हैं म्यूटेटेड सेल्स, उनकी प्रोलिफरेशन को इंक्रीज़ करते हैं प्रोमोटर्स, और ये रिवर्सिबल होते हैं। अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद क्रोनिक डायरिया एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, देयर इज हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट इज़ द प्रोबेबल काज? अब जिस पेशेंट में जीआईटी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो इसका मतलब जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक एंटीबॉडी होती थी म्यूकोजा में, उनके म्यूकोजा में, उसको कहते हैं आईजीए। वो आईजीए एंटीबॉडी क्या है? बैक्टीरियाज को, जर्म्स को, पैथोजेंस को किल करता था। तो जिन पेशेंट्स में ये आईजीए की डिफिशिएंसी होगी तो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकोजा और जीआईटी के म्यूकोजा में बैक्टीरिया किल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं। तो आईजीए डिफिशिएंसी। टेबीज डार्सालिस काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? टेबीज डार्सालिस क्या है? ये होता है न्यूरोसेफलस में या थर्ड स्टेज ऑफ सेफलस में होता है। इसमें नर्व्स डैमेज होते हैं स्पाइनल कार्ड के, तो उसकी वजह से फिर होता है एटोनिक ब्लेडर, ब्लेडर का टोन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्लेडर के जो नर्व्स फाइबर्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं टेबीज डार्सालिस में। मोस्ट कॉमन काज ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, वो है कैंडिडा। A little girl having menses, she saw some pieces coming in her menstruation. She is worrying about it. What it could probably be? शेड्स ऑफ एंडोमेट्रियम होते हैं ड्यूरिंग menstruation, वो रिलीज हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पास पीसीस की तरह नज़र आते हैं। SMA switched to IMA, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी स्विच टू इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ट्रांसवर्स कोलॉन के लेवल पे SMA कन्वर्ट हो जाता है
किसमें, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में। स्टेप इंजरी एट सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस, सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब है सिक्स रिब्स के नीचे जो वाला जो स्पेस है उसको कहते हैं सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस। और राइट साइड पे, राइट साइड के सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस में अगर स्टेप इंजरी हो, नाइफ से इंजरी हो, तो स्टर्नम ऑफ द स्टर्नम विल पायर स्विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा, इसमें होता है इन्फीरियर वेना केवा डैमेज होता है। अब इसमें एक बात याद रखें, राइट आर्टरियम में एक इन्फीरियर वेना केवा है। अगर वो बात करें सिक्स्थ कार्टिलेज, सिक्स्थ रिब की, ठीक है, फॉर सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस की अगर बात करें आईबीसी है, लेकिन अगर सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज की बात करें तो वो है राइट आर्टरियम, क्योंकि सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज मतलब सिक्स कोस्टल कार्टिलेज, ये कोस्टल कार्ट, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ ये कोस्टल कार्टिलेज होता है, इसके साथ फिर ये आगे रिब्स होता है। अब अगर सिक्स कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे अगर स्टेप इंजरी होगा तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है राइट आर्टरियम। लेकिन अगर इस सिक्स, अगर वो बोले सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस, उसका मतलब इस कार्टिलेज और इस रिब के नीचे वाला ये वाला जो स्पेस है ये, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन्फीरियर वेना केवा होता है, ठीक है। इस तरह है ना, देखें एक कॉमन सेंस की बात है, जो इन्फीरियर वेना केवा है वो नीचे से आ रहा होता है किसमें, ये इन्फीरियर वेना केवा नीचे से आ रहा है, किसके अंदर आके ओपन होता है, ये आके ओपन होगा राइट आर्टरियम में, ये राइट आर्टरियम है हमारे पास। तो ये इन्फीरियर वेना केवा असल में यहाँ से नहीं आता, यहाँ थोड़ी सी गलत हो गई, ये फॉर एग्जांपल राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। अब सिक्स जो जो हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा है वो यहाँ से आ रहा है, राइट आर्टरियम में इंटर हो रहा है। अब जो हमारे पास सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज है, ये सिक्स कोस्टल कार्टिलेज है फॉर एग्जांपल, इस जगह पे हम लोग डैमेज करेंगे तो क्या है, राइट आर्टरियम डैमेज होगा। और यहाँ हमारे पास ये समझे सिक्स कार्टिलेज के नीचे ये वाला जो स्पेस है, ये एरिया, ये सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस। अब यहाँ पर अगर हमारे पास क्या स्टेप इंजरी होगा तो कौन सा एरिया डैमेज हो रहा है, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, क्योंकि इन्फीरियर वेना केवा आर्टरियम के मुकाबले में थोड़ा नीचे है। तो कोस्टल कार्टिलेज का अगर जिक्र करेंगे तो राइट आर्टरियम डैमेज होगा, और सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस की बात करेंगे तो इन्फीरियर वेना केवा इसका आंसर होगा। अब लेफ्ट रीनल वेन ड्रेन्स इनटू, इसमें एक बात याद रखें, ये इन्फीरियर वेना केवा में क्या करता है, ड्रेन करता है। इसमें चाहे राइट रीनल वेन है चाहे लेफ्ट रीनल वेन है, और साथ में राइट के सुप्रा रीनल और गोनेडल वेन्स, ठीक है। देखें राइट रीनल, राइट सुप्रारीनल, सुप्रारीनल मतलब एड्रिनल की बात कर रहा है, राइट जो एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करता है, राइट गोनेडल वेन्स एंड लेफ्ट रीनल वेन, ये तमाम इन्फीरियर वेना के बाद में ड्रेन करते हैं, लेकिन लेफ्ट सुप्रारीनल एंड गोनेडल वेन्स वो ड्रेन करते हैं लेफ्ट रीनल वेन में, ठीक है। राइट साइड के ये सारे वेन्स जो है डायरेक्टली जाके इन्फीरियर वेना केवा में ओपन हो रहे हैं, चाहे रीनल है चाहे सुप्रारीनल चाहे गोनेडल। लेकिन लेफ्ट के साइड पे सिर्फ रीनल वेन डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में जा रहा है, बाकी जो सुप्रा रीनल और गोनेडल वेन्स हैं वो पहले रीनल वेन में ओपन होते हैं। इस तरह से है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास राइट का, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये राइट एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पर राइट साइड पे ये समझे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और ये इससे जो वेन आएगा ये फॉर एग्जांपल क्या है, इन्फीरियर वेना केवा है। और इसके नीचे यहाँ पर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के नीचे ये है किडनी, किडनी से वेन जा रहा है डायरेक्टली, राइट साइड वाला डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में, ये सुप्रा रीनल वेन राइट साइड का वो भी डायरेक्टली, और ये गोनेड्स हैं, गोनेड का वेन भी डायरेक्टली किसमें, यहाँ जा रहा है। अब आ जाते हैं लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ जो एड्रिनल ग्लैंड है ये, और ये किडनी है। अब किडनी वाला जो है ये किडनी है, किडनी का ये रीनल वेन डायरेक्टली ओपन हो रहा है इन्फीरियर वेना केवा में, लेकिन जो लेफ़्ट का सुप्रा रीनल वेन है वो आके ओपन हो रहा है किसमें, इसके अंदर लेफ़्ट रीनल वेन में। और इसी तरह यहाँ पर टेस्टिस से जो आ रहा है या ओवरीज से वो गोनेडल वेन्स वो आएगा पहले रीनल वेन में, ठीक है। इस वजह से जब भी अगर किडनी में प्रॉब्लम होगी, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, तो उसकी वजह से हमारे पास इनका जो ब्लड सप्लाई है वो आगे नहीं पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। इस वजह से जो लेफ़्ट वेरिकोसील होता है, लेफ़्ट वेरिकोसील वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू राइट। वेरिकोसील में क्या हो रहा था, वेरिकोज वेंस की स्वेलिंग हो रही थी। वेरिकोज वेंस क्या है, टेस्टिस से हमारे पास क्या है, वीनस सप्लाई को कैरी कर रहे थे, ड्रेन कर रहे थे। तो वो जब हमारे पास उनकी स्वेलिंग क्यों होती है, उनकी इनकाजमेंट क्यों होती है, क्योंकि रीनल वेन में अगर लेफ़्ट साइड के रीनल वेन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ब्लड जो है आगे इन्फीरियर वेना केवा में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो इनका भी जो ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू ड्रेन नहीं कर पाएगा और वापस बैकवर्ड जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या रीनल ग्लैंड्स की तरफ, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेरिकोसील होगा।
अच्छा, उसके आगे है विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन डज एंटोमेबा हिस्टोलिटिका रिजाइड इन, ये सीकम में है। प्रेग्नेंट लेडी है विच नॉट टेकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हर डाइट, हर बेबी विल बी एट रिस्क ऑफ एनेंसेफेली, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन B9 या फोलिक एसिड प्रेजेंट होती है, तो अगर उसकी डिफिशेंसी होगी प्रेग्नेंट फीमेल्स में तो उसकी वजह से बेबी के जो ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, उसको कहते हैं एनएनसेफली। एन मीन्स अपसेंट, इंसेफली मीन्स ब्रेन। क्रेनियल नर्व 9, 10 एंड 12 प्रेजेंट होते हैं मेडुला में। इसके अलावा जो 5, 6, 7, 8 ये प्रेजेंट होते हैं पोन्स में। उसके अलावा 3 और 4 मिड ब्रेन में और 1 और 2 फोर ब्रेन में। इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये सिंपल है, ये मैंने क्रेनियल नर्व वाला एक लेक्चर भी बनाया, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। 1 और 2 किस में होते हैं वो समझे, 4 ब्रेन में है, 3 और 4 मिड ब्रेन में होते हैं, और उसके अलावा 5, 6, 7, 8 ये होते हैं पोन्स में, और फिर 9, 10, 11, 12 ये सारे किस में होते हैं, मेडुला में। क्रेनियल, अच्छा उसके बाद सिंगर्स वोकल्स रिलेटेड मसल इज विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंगल वोकल्स जो होते हैं या सिंगर्स नाड्यूल्स जो होते हैं जिसको हम कहते हैं, उसमें कौन से मसल डैमेज हो रहे होते हैं, थायरोएरिटिनॉइड, ठीक है। थायरोएरिटिनॉइड मसल का क्योंकि रोल होता है वाइब्रेशन को, पिच को इंक्रीज कम करने, डिक्रीज करने, पिच को चेंज करने में, ठीक है। तो सिंगर्स नाड्यूल जो होते हैं ज़्यादा हमारे पास ओवर यूज़ ऑफ वोकल कार्ड्स जब हम करते हैं तो सिंगर्स नाड्यूल्स बनते हैं। तो उसको वो किस मसल में किस मसल की वजह से हो रहा होता है, थायरोएरिटिनॉइड मसल डैमेज हो रहा होता है उसकी वजह से। अ वुमन हैड अ पॉलिप इन द सर्वेक्स है, इट वाज रिमूव्ड एंड हिस्टोपैथोलॉजी शोड अ पोर्शन ऑफ द पॉलिप कवर्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। सर्वेक्स के अंदर वाला पार्ट जो होता है नॉर्मली जिसको एंडोसर्विक्स कहते हैं, उसमें कॉलमनर एपिथेलियम होता है। अगर वहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम आएगा तो इसको हम नाम देते हैं मेटाप्लेजिया। लेकिन अगर वो बात करें एक्टो सर्विक्स की, बाहर के साइड वाला सर्विक्स जो है, तो उसमें हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, नॉर्मली भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। A group of friends went to restaurant and eat chicken and fried rice at midnight, develop food poisoning. The causative agent is Bacillus cereus है, which food is responsible है। तो फ्राइड राइस हमारे पास उसकी रीहीट जब उसको करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। अ फीमेल प्रेजेंटेड विद फीवर है, सुप्राप्यूबिक पेन एंड पस इन यूरिन है, विच इज ट्रीटेड फॉर 2 वीक्स ऑन कल्चर यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फाउंड ग्रोइंग ऑन चॉकलेट अगार। मोस्ट लाइकली कल्प्रेट इसमें क्या होता है, प्रोटियस होता है। फीमेल्स में अगर यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अगर पाया जाए तो वो है प्रोटियस। अ डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओबेसिटी विद ओजिंग ग्रेनिश डिस्चार्ज फ्रॉम वाउंड। अब ग्रीनिश डिस्चार्ज अगर वाउंड से हो रहा है और साथ में आगे दिया हुआ है ग्राम नेगेटिव है, राड है, ग्राम नेगेटिव राड भी है, यूरियस पॉजिटिव भी है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो ये सुडोमोनास एरिजिनोसा है, क्योंकि एक तो ग्रीनिश डिस्चार्ज इसने दिया हुआ है, दूसरा राड है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव राड है, और ये पॉजिटिव भी है, तो ये सुडोमोनास होता है। और डायबिटिक्स में वैसे भी ये कॉमन होता है। न्यू बार्न प्रेजेंटेड विद पोस्ट नमूनिया, एक न्यू बार्न है उसको अगर नमूनिया हुआ है उसके बाद उसको स्पूटम क्या है, ग्रीनिश कलर का है, तो ये किस कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे कौन सा होगा, इकोलाई। अच्छा, यहाँ पर आप सुडोमोनास नहीं लगा देना, वजह क्या है, न्यू बार में मोस्ट कॉमन काज इकोलाई है, और ग्रीनिश टिंग हमारे पास उसमें भी हो सकती है। अगर वो कहें ग्रीनिश डिस्चार्ज है किसी वाउंड वगैरह से और यूरियस पॉजिटिव है और डायबिटिक है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सुडोमोनास हम लगाएंगे। लेकिन न्यू बार में वैसे भी मोस्ट कॉमन काज नमूनिया का क्या है, इकोलाई है या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है। अ डाई इंजेक्टेड इन द पेशेंट, एक डाई इंजेक्ट किया गया पेशेंट में, इट शोज बायलैटरल फिलिंग ऑफ बोथ यूरेटर, दोनों यूरेटर की बायलैटरल फिलिंग हो रही है, लेकिन इम्प्रॉपर फिलिंग इन द रीनल पैरामिड्स जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स ड्यू टू यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस को दूसरे लफ्ज़ों में आप नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं, मतलब किडनी में स्टोन्स हैं जिसकी वजह से पैरामिड की जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग ठीक से नहीं हो रही। इन एटोपिक अस्थमा फॉरेन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद मैस्ट सेल, ठीक है, अस्थमा में क्या होता है, मैस्ट सेल के साथ फॉरेन सब्सटेंस क्या करता है, रिएक्ट करता है, और मैस्ट सेल के ऊपर IgE एंटीबॉडीज़ होते हैं, उन एंटीबॉडीज़ के ऊपर जैसे ही आके फॉरेन सब्सटेंस बाइंड होगा तो वो मैस्ट सेल डीग्रेनुलेट करेंगे, फट जाएंगे, अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ करेंगे, उसकी वजह से फिर क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, उसकी वजह से डिस्निया होता है, तो ये वीजेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। कॉमन फीचर्स बिटवीन सार्कोइडोसिस एंड TB में कॉमन फीचर्स क्या होता है, ग्रेन्यूलोमेटस
हेपेटाइटिस, ये दोनों में हो सकता है। ग्रेनुलोमा तो दोनों में बनते हैं, टीबी में भी, सर्कोइडोसिस में भी, और दोनों हेपेटाइटिस भी काज कर सकते हैं। बेबी बार्न एट 24 वीक्स विद रिस्पायरेटरी, बेबी बार्न हुआ है 24 वीक्स में विद रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, इसको कहते हैं नियोनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। प्री मैच्योर बेबी है ना, तो उसमें असल में क्या होता है, जो सर्फेक्टेंट है उसकी डिफिशियंसी होती है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन कम होता है, उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग दिस कंडीशन, तो इसमें लेस देन स्फिंगोमाइलिन रेशो 2:1, ये तो नॉर्मल लोगों में होता है, यहाँ तो हमारे पास सर्फेक्टेंट है ही नहीं, तो ये रेशो कैसे हो सकता है। अल्विलर कोलैप्स इसमें होता है। अ पेशेंट विद वैल्यूज़ ऑफ एबीजीज एज फॉलोज, PO2 उसका है 80, बाइकार्बोनेट उसका 29 है, नॉर्मल है, और स्लाइटली इंक्रीज है, 28 तक नॉर्मल है ना, तो 29 है, नॉर्मल ही समझ लें। PCO2 58 है, अब PCO2 थोड़ा इंक्रीज़ हुआ बड़ा है, ठीक है। फिर pH 7.2 है, तो एक तो एसिडोसिस है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, तो ये हो गया रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। व्हाट इज़ द एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस इसमें क्या होता है, पार्शली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है लेकिन उसकी पार्शियल कंपनसेशन हो रही है, किस तरह से, बाइकार्बोनेट को इंक्रीज़ करवा के ना, बाइकार्बोनेट नॉर्मली 28 तक होते हैं, तो आप 29 है, मतलब पार्शियल कंपनसेशन हो रही है। हीमोफीलिया अकर्स ओनली, अच्छा इसमें आपने ये एसिडोसिस और अल्कलोसिस में इसमें कॉमन है ना, ये इजी है, कॉमन सेंस यूज़ करें आपको समझ आएगी। सबसे पहले आपने पीएच को देखना है, पीएच अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 7.35 से कम है, ठीक है, लेस देन 7.35, तो आप कहेंगे क्या है, एसिडोसिस है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। और अगर 7.45 से ज़्यादा है पीएच, तो आप कहेंगे अल्कलोसिस है, ये आपको समझ आ गई। उसके बाद फिर आपने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है और बाइकार्ब को देखना है, ठीक है, इन दो चीज़ों को। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज़ हुआ पड़ा है और पीएच आपका कम आ रहा है 7.35 से, तो मतलब एसिडोसिस है। कौन सा एसिडोसिस है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ है ना, रिस्पायरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होता है। और अगर आप देखें 7.35 से कम है पीएच और साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है लेकिन क्या है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ हुआ पड़ा है, तो फिर उसको आप कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ आ रही है ना, सिंपल है। मेटाबॉलिक का काज बाइकार्बोनेट के साथ उसका ताल्लुक होता है, रिस्पायरेटरी का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो एसिडोसिस अगर होगी रिस्पायरेटरी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हुआ पड़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, खुद एक एसिड है, समझे, एसिडिक गैस है ना, तो ये जब इंक्रीज़ होता है तो एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन बाइकार्बोनेट एक बेस है, ये जब कम होगा तो फिर क्या है, बॉडी में जब बेस कम होगा तो फिर भी एसिडोसिस होगा, फिर उसको हम नाम देंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेम इसी तरह अल्कलोसिस में क्या है, पीएच आपने देख लिया 7.45 से ज़्यादा है तो अल्कलोसिस है। फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब को देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हुआ पड़ा है, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, सिंपल है। और अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ हुआ पड़ा है, बाइकार्बोनेट बेस है, अल्कली है, वो अगर इंक्रीज़ हुआ पड़ा होगा तो क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। फिर उनकी कंपनसेशन होती है पार्शियल एंड कंप्लीट। तो ये सिंपल सी चीज़ें ये आपको समझ आ जाएंगी, थोड़ा सा आप इनकी। हीमोफीलिया अकर्स ओनली in males because it is X-linked disorder and X chromosome in male is हेमीजाइगस होता है, सिंपल सी बात है। हाँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो डिसऑर्डर हैं वो सिर्फ मेल क्या नाम है, मेल्स में अपेयर होते हैं, फीमेल्स में उनके चांसेस कम होते हैं। A patient having presented with disoriented state, his HB is 5.6 है and PO2 96 है, टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज़, तो इसमें कौन सा, एनीमिक हाइपोक्सिया है, क्योंकि एनीमिया ज़ाहिर सी बात है, HB कम है 5.6 है और ऑक्सीजन तो नॉर्मल है PO2। टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इन विच ऑक्सीजन कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द टिश्यू, हाँ, अब वो हाइपोक्सिया जिसमें ऑक्सीजन वो कह रहे हैं टिश्यूज़ यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो सियानाइड पॉइजनिंग में होता है और इसको कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सारे एक्सप्लेन किए हुए। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का मतलब कि ऑक्सीजन ही कम हो। ऑक्सीजन कहाँ पे कम होता है, हाई एल्टीट्यूड पे, V/Q मिसमैच में, तो उसमें हमारे पास डिक्रीज ऑक्सीजन टेंशन है, उसको हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं। एनीमिक हाइपोक्सिया जिसमें HB कम हो, हीमोग्लोबिन कम हो, जैसे एनीमिया है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी यही होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। और स्टेगनेंट हाइपोक्सिया ये होता है, स्टेगनेंट का मतलब स्टेगनेंट है, मतलब जो ब्लड है वो स्टॉप हो गया, वो फ्लो नहीं कर पा रहा, उसकी सर्कुलेशन स्टॉप हो गई, जैसे हार्ट फेलियर और शॉक में। तो जब उसकी सर्कुलेशन नहीं होगी तो ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं होगा, तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा टिश्यूज़ का, इसको कहते हैं स्टेगनेंट
हाइपोक्सिया, मतलब लो परफ्यूजन की वजह से। और फिर है हिस्टोटॉक्सिक, हिस्टो मीन्स टिश्यू, टॉक्सिक मीन्स टिश्यू की टॉक्सिसिटी हो गई है, किस चीज़ की वजह से, साइनाइड, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से। तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन नॉर्मल टिश्यूज़ तक नॉर्मली पहुंच रहा है, लेकिन टिश्यूज़ यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे उस ऑक्सीजन को ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग। पेशेंट केम इन ER विद चेस्ट पेन, ECG नॉर्मल, कार्डिक एंजाइम नॉर्मल, डॉक्टर एडवाइज थोरेसिक केज एक्सरे, विच वन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कार्टिलेजिनियस प्लस एम्फी आर्थरोसिस। अब कह रहा है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेजिनियस भी है और एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट है, तो ये है कोस्टो कंट्रोल जॉइंट है। क्योंकि कोस्टो मतलब क्या होता है, कोस्टो मीन्स होता है रिब्स, और कॉन्ड्रल मीन्स हमारे पास होता है कार्टिलेज, ठीक है ना, कोस्टो कॉन्ड्रल। तो रिब्स के साथ जो कार्टिलेज अटैच होता है, ये हमारे पास कार्टिलेज, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ ही कार्टिलेज अटैच है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रल हो गया। और उसके आगे ये इसके साथ रिब अटैच है, इसको हम नाम देंगे कोस्टो। कोस्टो का मतलब होता है रिब, कॉन्ट्रल का मतलब है कार्टिलेज। तो ये जो हमारे पास जॉइंट है कोस्टो कॉन्ट्रल जॉइंट, ये वाला जॉइंट जो है ये हमारे पास क्या है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है और एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट भी है। इस योर प्यूबिक रेमाई फ्यूज एट विच एज, जो स्टियोप्यूबिक, जहाँ पर स्टियम बोन और प्यूबिक बोन आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, कितने एयर्स पे, 7 एयर्स पे। ये रट्टे वाली चीज़ है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एलॉन्ग द स्ट्रॉन्ग एंडोथेलियम अकर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स की ट्रांसमाइग्रेशन एंडोथेलियम के पास से होती है, वो कौन से मॉलिक्यूल के ज़रिए, पीकैम के ज़रिए। पीकैम का मतलब पैरा सेलुलर एडिजन मॉलिक्यूल। ये इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ ट्रांसमाइग्रेशन किसको कहते हैं। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल के एंडोथेलियम हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, और यहाँ पर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है। अब इस न्यूट्रोफिल ने यहाँ पे समझो बैक्टीरिया मौजूद है, तो बैक्टीरिया जब मौजूद है तो यहाँ से सिग्नल जाएंगे, ठीक है, बॉडी को पता चलेगा कि यहाँ बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होगा, और साथ में जो एंडोथेलियम के दरमियान ये हमारे पास स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे ना, ये कंट्रैक्ट हो गया, वो एंडोथेलियल सेल भी कंट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इनके साथ मसल भी होते हैं एंडोथेलियल सेल के साथ, वो इनको कंट्रैक्ट करेंगे, दरमियान में गैप बन गया, गैप के थ्रू न्यूट्रोफिल क्या जाएगा, बाहर जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा, वहाँ पर इस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगा। अब इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, जिसमें न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल से निकल के टिश्यूज़ में जाके एंटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको, ये जब यहाँ से पास हो रहा होता है, ये एंडोथेलियल वाल से, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको कहते हैं पैरासेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स, वो हेल्प करवाते हैं न्यूट्रोफिल को यहाँ से बाहर निकालने में, टिश्यू में एंटर करवाने में। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद है एवी नोडल डिले इज रिप्रेजेंटेड बाय। एवी नोडल डिले में क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। एवी नोडल डिले का ये मतलब है कि एवी नोड से जब पास हो रहा है इम्पल्स, वो स्लो हो चुका है। जब वो स्लो हो गया है तो PR इंटरवल हमारे पास, पी जो वेव था वो आर्ट्रियल डिपोजिशन को शो कर रहा था, और साथ में आर तक जो था, ये जो PR इंटरवल, पूरा जो इंटरवल था, ये इस बात को शो कर रहा था कि आर्ट्रियल डिपोजिशन से लेके AV नोड से इम्पल्स के पास होने तक का ड्यूरेशन। तो अगर AV नोड से इम्पल्स पास होना जो है स्लो हो चुका है, तो ये क्या है, ये सेगमेंट क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये जैसे हमारे पास ब्लॉक होते हैं ना, जैसे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री, उसमें भी AV नोडल डिलेज हो रहे होते हैं ना, तो उनमें प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है। नॉर्मली भी AV नोडल डिले थोड़ी बहुत हमारे पास, अगर वेगस नर्व एक्सेसिवली एक्टिवेट हो जाए तो वो AV नोडल डिले काज करवाता है, ठीक है, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्लो करवाता है हार्ट रेट वगैरह को। ऑन ECG और AV नोडल डिले को डिक्रीज़ कौन करवाता है, वो अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए। हार्ट रेट को इंक्रीज़ कौन करवाता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्टन करते हैं PR इंटरवल को। ऑन ECG ऑफ अगर यू कैन सी सॉ टूथ वेव्स विद P वेव्स इन अ रेशो ऑफ 3:1 है। सॉ टूथ वेव्स आर्ट्रियल फ्लटर्स में होते हैं, और हर पल्स इज रेगुलरली और रेगुलरली इरेगुलर पल्स होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है आर्ट्रियल फ्लटर्स में। उसके बाद है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिकनेस सेप्टम टू फ्री वाल। अच्छा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है उसकी थिकनेस अगर बढ़ जाए सेप्टम की फ्री वाल से, कितना, 3:1 हो जाए, तो ये किस बीमारी में होता है, किस डिजीज़ में या कंडीशन में होता है, ये होता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में होता है। तो वाई सिमेट्रिडीन एंड सल्फेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट अबाउट 2 hours ऑफ गैप इन पेशेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर।
पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें सक्रालफेट और सिमेट्रिडिन एक साथ नहीं देना, क्योंकि सक्रालफेट इनहिबिट करता है सिमेट्रिडिन के एब्जॉर्प्शन को। तो इसका आंसर ए है। तो इनको 2 आवर्स के गैप से देना है। फीमेल विद सीवियर एब्डोमिनल पेन डायग्नोज्ड एज एक्यूट बिलियरी कोलिक गिवन मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक व्हाट एडिशनल ड्रग। अब बिलियरी कोलिक में क्या है साथ, या रीनल कोलिक में, इन दोनों में क्या है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड आप दे सकते हैं, स्पेशली बिलियरी कोलिक में। ठीक है, तो ये भी पेन को रिलीव करता है, मार्फिन भी करता है, साथ में वो पूछ रहा है और कौन सा एनाल्जेसिक गुड रिलीफ देता है, वो है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। Which of the following narcotic when given epidural causes delayed respiratory depression है। कौन सा नार्कोटिक क्या है डिलेड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करता है, वो है मार्फिन। पेशेंट आफ्टर इंजेस्टिंग सम एग्स ऑफ वार्म्स नाउ प्रेजेंट विद रिस्पिरेटरी सिम्टम्स है, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एस्कारिस है। एस्कारिस के अगर एग्स इंजेस्ट हो जाएं तो वो क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स। 5 years आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी मैलिग्नेंसी इज, अच्छा वैसे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी आफ्टर ट्रांसप्लांट कौन सा होता है, स्किन मैलिग्नेंसी। और अगर 10 देखिए मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसीज आफ्टर ट्रांसप्लांट वो भी स्किन मैलिग्नेंसी है, और आफ्टर 10 years की अगर बात करें तो वो भी स्किन मैलिग्नेंसी है, लेकिन आफ्टर 5 years की अगर बात करें तो वो है लिम्फोप्रोलिफरेटिव मैलिग्नेंसी। तो यहाँ पर बी होगा। G6PD कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है, हीमोलाइसिस होती है, कौन सी, एक्यूट इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। G6PD में क्या होता है, हैंड्स बॉडीज़ बन जाते हैं, हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास आरबीसी है, मैं आपको बताता हूँ इस तरह से होता है, ये आरबीसी है। वैसे तो हीमोग्लोबिन हमारे पास जो होता है सेल्स के अंदर वो दरमियान में सेंटर में होता है, इसका जो आरबीसी होता है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है पेरिफ्रीज में। इनको फिर हम नाम देते हैं, इनको फिर हम नाम देते हैं हैंड्स बॉडीज़। अब इसकी वजह से फिर क्या है, या तो बाइट सेल भी हो जाए, ये जब हमारे पास स्प्लीन से गुजरेगा, स्प्लीन में मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इसको इस तरह से बाइट करेंगे, तो इसका एक हिस्सा कट गया, अब ये इस तरह से हो गया। तो ये जो सेल है अभी बाइट सेल इसको कह रहे हैं, और ये सेल जब ब्लड वेसल से अगर पास हो रहा होगा तो ये वहाँ पे क्या है, वुल्नरेबल है, वहाँ पर आसानी से इसका मेम्ब्रेन रप्चर होता है, ये टूट जाता है। तो ब्लड वेसल के अंदर अगर ब्लड सेल्स टूटते हैं उसको कहते हैं इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस। इंट्रा मीन्स इनसाइड, वस्कुलर मीन्स वेसल, हीमोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। और अगर ब्लड वेसल से बाहर, ब्लड वेसल से बाहर अगर ब्लड आरबीसीज टूटते हैं तो उसको नाम देते हैं क्या, एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस। एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस कहाँ पे होती है, वो स्प्लीन में होती है। कुछ जो कंडीशंस होते हैं उनमें स्प्लीन का साइज़ बड़ा हुआ होता है, तो उसमें हमारे पास वो जो कार्ड्स ऑफ विलरात वगैरह होते हैं उनमें से जब आरबीसीज पास हो रहे होते हैं तो वो हमारे पास पूरा का पूरा मैक्रोफेज उस आरबीसी को इनगल्फ कर लेता है या तोड़ देता है उधरी स्प्लीन के अंदर, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस। तो G6PD में मेनली क्या होता है, इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होती है। इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंज इन द रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स वुड अकर है, तो वो है डिक्रीज FEV1 होता है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय FVC फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, वो डिक्रीज होता है। सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर DL अकर्स इन मिनिमल चेंज डिजीज। सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया का मतलब है अल्ब्यूमिन या अल्ब्यूमिन से लो, अल्ब्यूमिन के साइज़ वाले या उससे लो साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन अगर सिर्फ जा रहे हैं यूरिन के अंदर तो उसको कहते हैं सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। अब अल्ब्यूमिन के साइज़ और वेट से ज़्यादा वाले जो प्रोटीन्स अगर वो भी निकल रहे हैं यूरिन में तो उसको फिर हम नाम देते हैं नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। तो मिनिमल चेन डिजीज़ में सिर्फ अल्ब्यूमिन और साथ में कुछ प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट अल्ब्यूमिन जितना होता है और इससे थोड़ा कम होता है तो वो रिलीज़ हो रहे होते हैं मिनिमल चेन डिजीज़ में, इस वजह से हम कहते हैं इसमें सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। A patient came in emergency with hypoglycemic coma. What findings will be there? तो सायरस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, उसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ पड़ा होता है, उसमें बीपी भी हो सकता है इंक्रीज़ हो, तो इस वजह से ब्रेडी नहीं होता, टैकीकार्डिया होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हमारे पास। तो मोस्ट कॉमन इसका जो सिम्टम होता है वो है स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। हाइपरटेंशन भी आपने, प्रोफ्यूज स्वेटिंग ये है हमारे पास। सेल स्टेन बेसोफिलिया, वो सेल्स जो कि बेसोफिलिक स्टेन होते हैं, तो वो किस वजह से, सेल के अंदर जो बेसोफिलिक स्टेन होता है वो किस वजह से होता है, राइबोसोम की वजह से। वजह क्या है, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है बहुत ज़्यादा, और आरएनए के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड हमारे पास हमेशा बेस को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से
आरएनए को हम क्या कहते हैं, बेजोफिलिक मॉलिक्यूल है, बेस को अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से बेजोफिलिक स्ट्रेन को अट्रैक्ट करेगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन इन आरबीसी कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ही होती है। डायग्नोसिस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की डायग्नोसिस किससे होगा, तो वो है सीरम फेराटिन एंड माइक्रोसाइटोसिस के जरिए। ठीक है, आयरन डिफिशिएंसी में सबसे पहले एमसीवी डिक्रीज़ हुआ पड़ा होगा 76 से, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एमसीवी तो डिक्रीज़ है। अब इसके मुख्तलिफ काजेज़ होते हैं एमसीवी डिक्रीज़ होने के, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया भी होता है, साथ में थैलेसीमियाज भी हो सकते हैं। तो अब वो मालूम करने के लिए फिर हम सीरम फेराटिन देखते हैं। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। अब देखिए माइक्रोसिटिक एनीमिया तो है, लेकिन फेराटिन और टीआईबीसी नॉर्मल है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी डिजीज़ है। तो अब डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, HbA2 करवाते हैं। HbA2 क्यों करवा रहे हैं हम, थैलेसीमिया डिटेक्ट करने के लिए। थैलेसीमिया में अब देखें आयरन भी नॉर्मल आ रहा होता है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन हुए तो उसकी वजह से आयरन हो सकता है ज़्यादा भी आ सकता है, और टीआईबीसी और फेराटिन उसके नॉर्मल आ रहे हैं। तो उसमें क्या है, HbA2 हम देखेंगे उसका मिकदार कितना है, उससे हमें पता चलेगा ये थैलेसीमिया है पेशेंट को या कोई और डिजीज़ है। अब फीमेल पेशेंट विद HB 9.6 है, ठीक है, एनीमिया तो इसको है, एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड आयरन उसको दिया गया है 2 मंथ्स के लिए। शी प्रेजेंटेड HB 10.2, 9.6 था, 2 मंथ्स आयरन उन्होंने लिया, उसके बावजूद 10.6 है, 10.2 है, तो मतलब सिर्फ 0.6 का फ़र्क पड़ा है 2 मंथ्स में। तो इस अब क्या है, अब इस पेशेंट को हमें पता चल गया आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं था, अगर वो होता अब तक ठीक हो चुका होता। तो अब हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस बनाने के लिए मज़ीद हम क्या करेंगे, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। ठीक है, HB ये भी थैलेसीमिया की तरफ जा रहा है। आफ्टर हाउ लॉन्ग HB इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमें पता चलेगा HbA2 कितना है। आफ्टर हाउ लॉन्ग HbA1c शुड बी रिपीटेड टू एस्टिमेट लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर है। HbA1c 3 मंथ्स के बारे में बताता है, तो 3 मंथ्स तक हमारे पास दोबारा इसको करवाते हैं। सक्सेनाइल कोलिन इज यूज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इट कैन कॉज प्रोलॉन्ग एक्शन इन इंडिविजुअल्स हैविंग कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज हैं। स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज की अगर किसी में डिफिशिएंसी होगी, उसको अगर सक्सेनाइल कोलिन आप लगाएंगे तो उनमें हमारे पास मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ये काज करवा सकता है। उसका एक्शन क्योंकि प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसकी वजह से फिर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है। पेशेंट आफ्टर कीमोथेरेपी हैज़ नोजिया एंड वोमिटिंग। अब कीमोथेरेपी के बाद नोजिया और वोमिटिंग के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन या डोपामीन एंटागोनिस्ट सबसे बेस्ट होते हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन। Patient was prescribed with antihypertensive captopril and atenolol and now presented with complaint of cough। अब कफ किसका साइड इफेक्ट होता है, एस इनिबिटर या अर्ब्स का। अब जो कैप्टोप्रिल है वो एस इनिबिटर है, तो उसकी वजह से कफ हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, स्टॉप कैप्टोप्रिल। वो यही पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो स्टॉप कैप्टोप्रिल। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इन एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को फेशियल नर्व सप्लाई कर रहा था, तो अब वो कह रहे हैं लेजन कहाँ पे, तो वो फेशियल केनाल के अंदर होगा ना, क्योंकि फेशियल केनाल में फेशियल नर्व का कौन सा ब्रांच, कार्डा टेम्पनी नर्व, उसी से पास होता है, और वही कार्डा टेम्पनी नर्व एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन को कैरी कर रहा होता है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैरालिसिस ऑफ बायलैटरल लोअर लिम्स हैं एंड लोअर हाफ ऑफ द फेस है, पावर 3/5 इन बोथ लिम्स है, होमोनाइमस हेमिनोपिया है, एलॉन्ग विद लास्ट प्लांटर रिफ्लेक्स है। अब लेजन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो लेजन यहाँ पे फोर ब्रेन में है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, एक तो इसको बायलैटरल लोअर लिम्स की पैरालिसिस है, और इस साथ में क्या है, लोअर हाफ ऑफ द फेस पैरालाइज हुआ है। अब लोअर हाफ ऑफ द फेस क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन लेजन को शो कर रहे होते हैं, तो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन मतलब फोर ब्रेन में लेजन है। Person after RTA is unable to speak and has non-fluent speech। अब नॉन फ्लुएंट स्पीच किसमें, मोटर एफेसिया में होता है, तो ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में होता है, बट कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो कमांड्स को समझ सकता है। तो लीजन कहाँ पे है, फोर ब्रेन में है। अब फोर ब्रेन के किस हिस्से में है, पोस्ट सेंट्रल गायरस में, पोस्ट सेंट्रल गायरस में, ठीक है, या फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको आप कह सकते हो। पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म सुपाइनेशन ऑफ आर्म नर्व्स ऑफ सुपाइनेशन कौन से होते हैं, मस्कुलर कुटिनियस एंड रेडियल, और प्रोनेशन के लिए मीडियन नर्व होता है। जैसे कि मस्कुलर कुटिनियस एंड रेडियल फॉर सुपाइनेशन एंड मीडियन फॉर प्रोनेशन। पेशेंट सफ़र CVA, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स हैं बट कैन रीड वर्ड्स विच एरिया इज इन्वॉल्व। अब देखिए वो स्पोकन वर्ड्स को नहीं समझ रहा, लेकिन वर्ड्स को पढ़ सकता है, इसका मतलब वो सुन नहीं पा रहा,
ठीक है, वो सुन नहीं पा रहा, हमारी आवाज़ हमारे अल्फाज सुन नहीं पा रहा, इस वजह से उसको समझ नहीं आ रही। लेकिन वो जब आप वो पढ़ सकता है, वहाँ से उसको समझ आ रहा है, तो इसका मतलब प्राइमरी ऑडिटरी एरिया डैमेज हुआ है। प्री गिंग्लानिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाइज है, इनमें से आयरस को पोस्ट गिंग्लानिक है, स्वेट ग्लैंड्स को पोस्ट गिंग्लानिक, किडनी को पोस्ट गिंग्लानिक, सिर्फ एड्रिनल मेडुला जो है उसको प्री गिंग्लानिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है। क्योंकि ये मैंने आपको लेक्चर में भी पहले भी बार बार समझाया है कि जो सिंपैथेटिक ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कहते हैं कि ये खुद एक हमारे पास ये गैंग्लियन है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइबर्स आते हैं, ठीक है, प्री गिंग्लानिक फाइबर्स, ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये उसका एक्सान है, नर्व फाइबर्स है, ये जाके एंड होता है किसमें, गैंग्लियन में। यहाँ पर अगले न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज होते हैं और इस कलेक्शन को हम नाम दे रहे थे गैंग्लियन, और उस गैंग्लियन से इन सेल बॉडीज से फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकल रहे होते हैं। अब देखें, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहा जाता है कि वो खुद क्या है, एक गैंग्लियन है। जब वो खुद एक गैंग्लियन है तो उसके पास फाइबर्स कौन से आ रहे होंगे, प्री गैंग्लियनिक। उसके जो पोस्ट गिंग्लानिक फाइबर्स हैं वो नहीं हैं, वो ख़त्म, वो बने ही नहीं, सिर्फ उनका सेल बॉडीज़ बना और उन सेल बॉडीज़ के अंदर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बन रहा है। और ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये सेल बॉडीज़, ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला में प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या है, वो एक गैंग्लियन है, तो उसके पास जो भी फाइबर्स आ रहे होंगे वो प्री गिंग्लानिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे। ठीक है, समझ आई आप लोगों को। ग्लूटेल रीजन इंजेक्शन साइट इज सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट, ठीक है, आउटर अपर क्वाड्रेंट या सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट में ग्लूटेल इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि साइटिक नर्व डैमेज ना हो। अगला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि इंजरी नहीं, उसका पूछ रहा है इंजेक्शन गिवन एट सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट टू अवॉइड डैमेज, ये इंजेक्शन है, ठीक है, इंजरी नहीं है। इंजेक्शन अगर हम लोग देते हैं सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट में तो किस चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं, किस चीज़ के डैमेज को अवॉइड कर रहे होते हैं, सियाटिक नर्व के डैमेज होने से अवॉइड करने के लिए हम लोग सुपीरियर लेटरल देते हैं, क्योंकि मीडियल साइड के ऊपर और लोअर पे यही सियाटिक नर्व पास हो रहा होता है। 30-year old वुमन इज़ गिवन 0.1 ग्राम इंसुलिन इसको दिया गया। 1 आवर लेटर प्लाज्मा इंसुलिन कंसनट्रेशन इज़ 1 मिलीग्राम पर 100 ml, पर 100 ml में 1 मिलीग्राम है, विच कितने, 1 घंटे बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अमाउंट। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अमाउंट पूछ रहा है, कितना है लीटर्स में। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसी वॉल्यूम को हमेशा आपने जब काउंट करना हो तो वो होता है अमाउंट ऑफ, जो चीज़ आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी अमाउंट और डिवाइड करेंगे कंसनट्रेशन ऑब्टेन्ड। तो अमाउंट ऑफ इंसुलिन कितना था, 0.1 ग्राम था, ठीक है, और जो कंसनट्रेशन कितना था, 1 मिलीग्राम 100 ml में। 1 मिलीग्राम को आप 100 जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 0.01 ग्राम। तो इनको जब आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो इसी वॉल्यूम बन जाता है 10 लीटर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ड्रग इंजेक्टेड एंड ड्रग कंसनट्रेशन ऑब्टेन्ड, डिवाइड करेंगे ना ड्रग कंसनट्रेशन। साइटोप्लाज्म वाज फ्रीज फ्रैक्चर प्लाज्मा लिमा कंटेनिंग इंट्रा मेम्ब्रेन पार्टिकल्स है। व्हाट इज इट कॉल्ड, पी फेस। जो इनसाइड वाला फेस है सेल का जिसके अंदर इंट्रा मेम्ब्रेन पार्टिकल्स या प्रोटीन ज़्यादा होते हैं उसको कहते हैं पी फेस। अब देखें, ई फेस का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है, आउटर लीफलेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। पी फेस का मतलब प्रोटोप्लाज्मिक फेस है, प्रोटोप्लाज्म की तरफ देख रहा है, उसके अंदर क्या होते हैं, मोर इंट्रा मेम्ब्रेनियस पार्टिकल्स या प्रोटीन होते हैं। अ पेशेंट हैविंग ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड वाज डायग्नोज्ड एज वॉन विलिब्रियन डिजीज है। Which among the following test is used for the specific diagnosis of von Willebrand disease? von Willebrand disease में इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम हुआ पड़ा होता है। अब देखें, हीमोफिलिया में सिर्फ एपीटीटी रेज होता है, आईटीपी में क्या होता है, क्या कम है, आईटीपी में प्लेटलेट्स कम हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना, तो इस वजह से ब्लीडिंग टाइम रेज हुआ पड़ा होता है। अब जब वॉन विलिब्रियन डिजीज़ की तरफ आते हैं उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, उसमें एक तो ब्लीडिंग टाइम रेज हुआ पड़ा होता है क्योंकि प्लेटलेट्स ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, और साथ में एपीटीटी भी इंक्रीज हुआ पड़ा होता है क्योंकि वॉन विलिब्रियन डिजीज़ में फैक्टर 7 भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से। और डीआईसी में प्रसार है, उसमें पीटी एपीटीटी ब्लीडिंग टाइम और साथ में क्या होते हैं, ये फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट भी होते हैं। अब यू वेव इन ईसीजी किस में होता है, पेपिलरी मसल रिपोलराइजेशन में होता है या फिर हाइपोकैलेमिया में अपीयर होता है। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज एरोटिक डायलेटेशन कंप्रेसेस एट एरोटिक हाइटस। तो ये है एजाइगस एंड थोरेसिक डक्ट हैं, ये हमारे पास एरोटिक डायलेटेशन के पास से कंप्रेस करते हैं एरोटिक हाइटस को।
देखें एरोटा पास हो रहा है T12 लेवल एलॉन्ग विद एजाइगस और थोरेसिक डक्ट के साथ एंड दीज कैन बी कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस हो सकते हैं जब एरोटिक डायलिटेशन अगर होगा तो आसपास जो ये थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन प्रेजेंट है तो ये कंप्रेस होते हैं, ठीक है। ATA एरोटा थोरेसिक डक्ट एंड एजाइगस वेन, ये याद रखो T12 के लेवल पे हैं, तो एरोटा की अगर डायलिटेशन होगी तो थोरेसिक डक्ट हो गया, एजाइगस वेन ये कंप्रेस होते हैं। ब्रेन वेन्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ड्यूरल वीनस साइनसेस के ट्रिब्यूटरीज होते हैं। डैमेज टू एडक्टर कैनाल विच स्ट्रक्चर विल बी स्पेयर्ड है, एडक्टर कैनाल अगर डैमेज होता है तो कौन सा स्ट्रक्चर, ऑब्चुरेटर नर्व स्पेयर होता है, क्योंकि ये बाकी जो होते हैं फेमरल आर्टरी वेन और वेनस नर्व ये एडक्टर कैनाल से पास हो रहे हैं, लेकिन ऑब्चुरेटर नर्व इसके अंदर से पास नहीं हो रहा होता, इस वजह से वो स्पेयर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ है। मेजर डिप्रेसर ऑफ द मैंडिबल एंड एंगल ऑफ माउथ, मैंडिबल को डिप्रेस करने वाला मसल क्या है, जीनोहाइड है। और भी होते हैं लेकिन इनमें से जीनोहाइड है, इसमें आपने याद रखने हैं। देखें कौन से मसल एलिवेट करते हैं जा को, मेसाटर, फिर है मीडियल टेरिगाइड, M2 और A, इस तरह से याद रखो, ठीक है। A और M2, M से मेसाटर, N से मीडियल टेरिगाइड, A से एंटीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस है। अब डिप्रेशन, ठीक है, एलिवेशन ऑफ जा का मतलब क्लोज करना माउथ को, अब डिप्रेशन ऑफ जा का मतलब ओपन करना माउथ को, तो वो क्या है, लेटरल टेरिगाइड है, माइलोहाइड, जीनोहाइड, डाइगैस्ट्रिक, ये आपने याद रखने हैं, ये याद एमसीक्यूज में। अबाउट कार्डिक प्लेक्सिस, कार्डिक प्लेक्सिस का मतलब वो नर्व फाइबर्स जो कि हार्ट को सप्लाई कर रहे होते हैं, ये एक प्लेक्सिस बना रहे होते हैं नेटवर्क का ना। तो ये कार्डिक प्लेक्सिस किससे बन रहा होता है, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व से, और साथ में सिंपैथेटिक ट्रंक से सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, कॉन्टेन बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस है जैसे हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म है तो उसमें हम लोग एंटागोनिस्ट देते हैं। वो एंटागोनिस्ट क्या है, किस पे एक्ट करेगा, एक्ट अगेंस्ट अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस का मतलब है अल्डोस्टेरोन का एक्सेस, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म की बात कर रहा है, उसमें हम देते हैं अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देते हैं जो कि अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं और अल्डोस्टेरोन के एक्शन को स्टॉप करते हैं। मीडिएटर ऑफ डीप स्लीप कौन सा होता है, सेरोटोनिन। तो ये एक पेपर हमारे पास हो गया, पेपर ए। अब पेपर बी इंशाल्लाह कल सारा पेपर भी कंप्लीट करेंगे। कुछ अगर समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।